हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है यूपी बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। उनकी पोइट्री की ये चौथी पोएम है। दिस इज द 4th पोएम ऑफ योर सिलेबस। द नेम ऑफ द पोएम इज ए लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है शोक या विलाप। लेमेंट का मतलब भी शोक मनाना होता है और इसके लिए एक वर्ड और है MOURN, मोर्न। मोर्न का मतलब भी विलाप होता है। तो लेमेंट का मतलब होता है मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब विलाप या शोक। एंड दिस हैज बीन कंपोज्ड बाय PB शैली। इनका पूरा नाम है पर्सी बिशे शैली। आपको पूरा नाम रटने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म से ही काम चल जाएगा, PB शैली। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय PB शैली। एंड एज यू कैन सी, दिस इज ए वेरी शॉर्ट पोएम and it has only 2 stanzas of 5 lines each. So there are only 10 lines in this poem. आज की इस वीडियो में हम इस पूरी पोएम को समझेंगे, इसका अर्थ जानेंगे and simultaneously we shall write the central idea of this poem as well. ठीक है, तो इसका मीनिंग भी पढ़ेंगे, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा ये देखेंगे और साथ ही साथ इसका सेंट्रल आइडिया भी हम क्लियर करेंगे। अगर इस पोएम में से एक्सप्लेनेशन आता है तो वो 10 नंबर का होगा और इसमें से सेंट्रल आइडिया अगर आता है तो वो 7 नंबर का होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो भी कोशिशें चल रही हैं, देखिए हम जो भी वीडियो बना रहे हैं उसके सेंटर में आप लोग हैं। ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं। तो वीडियो तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, पूरा सिलेबस कराएंगे आपका इस बचे हुए समय में, जो भी 2-2.5 महीने रह गए हैं। लेकिन हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि आप अपनी चॉइस भी बताएं। आप कमेंट बॉक्स में या ईमेल के माध्यम से आप हमें बताइए कि कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर रह गया है, कौन से टॉपिक में ज़रूरत है आपको, तो उस पर हम और बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पोएम के बारे में, इस पोएम को समझेंगे और इसका सेंट्रल आइडिया भी क्लियर करेंगे। तो देखिए, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इसका नाम है ए लेमेंट, जिसका मतलब होता है शोक या विलाप। तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ये पोएम सॉरोफुल है, पेसिमिस्टिक है, दुख भरी पोएम है। ठीक है, तो हम समझेंगे इस पोएम की थीम, इसकी टोन और इसका मीनिंग क्या है। और साथ ही साथ इस पोएम को समझने के लिए ज़रूरत है थोड़ा सा हम PB शैली के बारे में भी जानें। ही वॉज ओनली 29 years old when he died। तो मात्र 29 साल का नौजवान, ये पोएम जब लिखी गई थी तो वो 28 साल के थे। अपनी मृत्यु से 1 साल पहले इन्होंने ये पोएम लिखी है। तो क्यों एक 27-28 साल का नौजवान इतना पेसिमिस्टिक हो जाता है, इतना एलिजाइक हो जाता है, इतना सॉरोफुल एटीट्यूड उसका हो जाता है, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी हमें जानना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। या फिर ऐसा करते हैं, इस पोएम को और आसान बनाते हैं, क्योंकि इस कविता में वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। In this poem, words are not so important as its theme, its tone and its atmosphere। कविता का जो माहौल है, कविता की जो टोन है, कविता की जो थीम है, वो ज्यादा हावी है इस पोएम पर रेदर देन इट्स मीनिंग। तो मैं चाह रहा हूं कि इसकी मीनिंग को समझने के लिए, मीनिंग तो आप समझ ही जाएंगे, बड़ी छोटी सी पोएम है, पहले इसकी थीम पर पकड़ बनाइए। और उसके लिए मैं आपको एक मिनट का चित्रहार दिखा रहा हूं। ठीक है, वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं होगा। आपको जो भी मैं सॉन्ग्स उसमें 4-5 दिखा रहा हूं छोटे छोटे से, उनको आप देखें, उनके शब्दों पर गौर करें और तब जब मैं इस पोएम को पढ़ा रहा होऊंगा तब आपको मैच करके दिखाऊंगा। देखिए, इस तरह से ये लाइन का वो मतलब निकल रहा है, इस लाइन का मतलब इस गाने में है, इस लाइन का मतलब उस गाने में है। तो सारे आपके सुने हुए गाने होंगे, लेकिन उनसे बहुत आसान हो जाएगा इस कविता को पढ़ना और पढ़ाना, इसकी थीम पर पकड़ बनाना। दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे मर जाना है।
फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो देखिए, ये जो मैंने आपको सॉन्ग सुनाए हैं बिल्कुल सेम यही टोन है इस आपकी पोएम की आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं। पोएम का नाम है ए लमेंट। लमेंट का मतलब है शोक या विलाप, ठीक है। तो यही थीम है इस पोएम की। अब हम डिटेल में जानेंगे पहले पोइट के बारे में कि क्यों एक नौजवान, एक 27-28 साल का नौजवान इस तरह से पेसिमिस्टिक हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये डिटेल लिखी हुई है पीबी शैली के बारे में। ही डाइड वेरी यंग, एज यू कैन सी, ही लिव्ड ओनली 29 ईयर्स। 29 साल के थे जब ये चल बसे थे। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ रोमांटिक एज। रोमांटिक एज के सबसे अच्छे कवियों में से इनकी गिनती होती है। देखिए, इतनी छोटी सी एज में इतना नाम कमा लेना कोई आसान बात नहीं होती है। रोमांटिक एज जो शब्द लिखा हुआ है, इसे समझने के लिए आप ऐसे समझिए, हिंदी लैंग्वेज आप पढ़ते हैं गद्य संकलन, काव्य संकलन, तो काव्य संकलन में एक शब्द आता है, एक युग का नाम है छायावादी युग, है ना, जिसमें आपके जयशंकर प्रसाद आते हैं, आपकी महादेवी वर्मा आती हैं, सुमित्रा नंदन पंत आते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं। तो उनकी पोएट्री के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं कविता की, वही आपको रोमांटिक एज की पोएट्री में इंग्लिश में देखने को मिलती हैं। जैसे प्रकृति प्रेम होता है, इसमें सॉफ्ट मेलंकली होती है, कभी अपने बारे में, अपने दुख के बारे में व्यक्त करता है। जबकि आप क्लासिकल एज में देखेंगे तो सूरदास ने कभी अपने बारे में कुछ नहीं कहा, तुलसीदास ने कभी अपने बारे में कुछ नहीं कहा, अपनी पर्सनल लाइफ का जिक्र नहीं किया, अपने बारे में कुछ नहीं बताया, प्रकृति के बारे में कुछ नहीं कहा, है ना। तो ये अंतर था, एक बहुत बड़ा गैप था ये क्लासिकल और रोमांटिक एज के बीच में। दोनों का ट्रेंड बिल्कुल अलग है। तो ये जो रोमांटिक एज थी, उसमें कवियों ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कहा। कॉमन मैन की पोएट्री थी, आम आदमी की, गरीब आदमी के, झोपड़ी वाले आदमी की कविताएं थीं ये, और उन्होंने अपना पर्सनल दुख भी व्यक्त किया है, प्रकृति के बारे में भी लिखा है। आप महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं, मैं नीर भरी दुख की बदरी, है ना, उमड़ी कल थी मिट आज चली, परिचय इतना इतिहास यही, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो इसमें नेचर भी है, इसमें मेलंकली भी है, दुख भी है, उदासी भी है, ठीक है। वो छायावादी युग था। ये रोमांटिक एज के सबसे बड़े कवियों में इनकी गिनती आती है। इनके साथ आते हैं वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, एस.टी. कॉलरिज, ये बड़े नाम हैं, ठीक है, इनके साथ के। अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, ही इज रिगार्डेड एज ए पेसिमिस्टिक एंड एलिजाइक पोइट। इन्हें एक निराशावादी कवि माना जाता है। इनकी पोइम्स में निराशावाद और शोक स्पष्ट रूप से झलकता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, ही वॉज रस्टिकेटेड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर प्रीचिंग एथीज्म। नास्तिकता का प्रचार करने के लिए इन्हें युवावस्था में ही, ग्रेजुएशन के दौरान ही यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया था। ये वहाँ पर नास्तिकता का प्रचार करते थे, जिसके लिए इन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। तो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था इनकी लाइफ में, जिसने इन्हें निराशावाद की तरफ बढ़ाया। इतना ही नहीं, हिज वाइफ हैरियट कमिटेड सुसाइड। इनकी पत्नी ने सुसाइड कर ली थी, जिसका इनके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ा और उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया। इंग्लैंड से जब ये गए हैं, पूरी तरह से डिजेक्टेड थे, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली, सब तरफ से बर्बाद थे पूरी तरह से, और ये इटली में जाकर बस गए थे। तो इतना सब कुछ इन्होंने झेला है छोटी सी उम्र में, जिसके कारण इनकी कविता में पेसिमिज्म आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और लास्ट पार्ट दिया है बच्चों, इट अपीयर्स दैट ही हैड ए प्रेमोनिशन ऑफ हिज अप्रोचिंग डेथ बिकॉज ही डाइड ओनली 1 year आफ्टर ही रोट दिस पोएम। कि ऐसा लगता है जैसे, एक शब्द आया है इसमें प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन का मतलब होता है पूर्वाभास। इसके लिए कुछ वर्ड्स और हैं, इंट्यूशन, फोरबोर्डिंग, प्रीसेंटिमेंट। तीनों वर्ड्स का मतलब वही है, पूर्वाभास, कि पहले से आभास हो जाना कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। तो इस पोएम को पढ़ने से ऐसा लगता है कि मानो उन्हें पहले से आभास था कि उनका जीवन अब बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। वो इस कविता को लिखने के 1 साल बाद ही चल बसे थे। और देखिए, ही डाइड बाई ड्रोनिंग, डूबने से इनकी मृत्यु हुई थी। जिस नाव में ये सफ़र कर रहे थे, उस नाव का नाम एरियल था, और नाव जो है वो समुद्र में पलट गई, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। पूरी कविता में आपको ये भाव देखने को मिलेगा
कि कवि किस तरह से ये महसूस कर रहा है कि जीवन अब समाप्ति की ओर है। ठीक है, तो ये तो इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में था कि इन्होंने जो भी लिखा है वो ज़्यादातर पेसिमिस्टिक है या एलिजाइक है। एलिजी मानी होता है शोक गीत, उसी से बना है एलिजाइक, जिसका मतलब होता है शोक युक्त। अब देखिए इस पोएम के बारे में देखिए, मात्र 2 पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं। पहला है द पोएम हैज बीन रिटन इन ए पेसिमिस्टिक एंड नोस्टैल्जिक मूड। ये नोस्टैल्जिक क्या होता है? वर्ड है आपका नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया होता है होम सिकनेस, जब आप घर से बाहर रहें और आपको घर की याद आती है तो वो कहलाता है नोस्टैल्जिया, होम सिकनेस, घर की याद आना या अतीत की याद आना, पास्ट की याद आना। आप स्कूल से निकल जाएंगे तो आप अपने इन दिनों को जब मिस कर रहे होंगे, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने स्कूल को मिस कर रहे होंगे, तो वो फीलिंग कहलाती है नोस्टैल्जिया। तो इस कविता में जो एटमॉस्फेयर दिखाया है, इसका कविता का जो मूड है वो पेसिमिस्टिक है और नोस्टैल्जिक है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है दिस पोएम शेयर्स पर्सनल फीलिंग्स ऑफ द पोएट। कवि की व्यक्तिगत भावनाओं को यह कविता शेयर करती है। इसमें दिखाया गया है कवि के मन का मलाल, उसके मन की व्यथा, उसके मन की वेदना, उसका दुख इस कविता में व्यक्त किया गया है। तो चलिए अब छोटी सी पोएम है और इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये रही आपकी पोएम। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। यहाँ पर ये संबोधित कर रहे हैं इस दुनिया के लिए, जीवन के लिए और समय के लिए। इन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब कुछ अपने अंतिम चरण पर आ गया है, सब कुछ समाप्ति की ओर है। बात करें दुनिया की, बात करें जीवन की और बात करें समय। ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पोएम जो है वो पेसिमिस्टिक टोन में लिखी हुई है ना, निराशावादी दृष्टिकोण है कविता में पूरी तरह से। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं चल रहा हूँ जीवन के, मैं चल रहा हूँ इस दुनिया के, इस समय के अंतिम पड़ाव पर, अंतिम स्टेप्स पर। जैसे सीढ़ियाँ होती हैं तो जब हम चलते जाते हैं उसके लास्ट स्टेप पर जहाँ पहुँच जाते हैं, तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिनकी अंतिम स्टेप पर मैं चल रहा हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, काँप उठता हूँ ये देखकर, काँप उठता हूँ ये सोचकर कि मैं पहले कहाँ खड़ा था, मैं आज कहाँ खड़ा हूँ। As I told you, this is one of the most pathetic poem of P.B. Shelley. It shows his personal failures and disappointments. कविता व्यक्त करती है कवि की निराशाओं को, उसकी असफलताओं को, उसके दुख, उसके डिप्रेशन को। ठीक है, तो कह रहे हैं जब भी मैं याद करता हूँ अपने पुराने समय को, जब भी मैं देखता हूँ ये आज का मंजर, तो हृदय काँप उठता है, मैं काँप उठता हूँ where I had stood before. When will return the glory of your prime? कब लौटेगी, आखिर कब लौटेगी the glory of your prime? तुम्हारी जवानी, तुम्हारी युवावस्था। देखिए प्राइम ऑफ लाइफ होता है युवावस्था। इनके हिसाब से समय भी बूढ़ा हो चुका है। ये सभ्यता, ये संस्कृति, ये दुनिया, ये सब कुछ ख़त्म होने के कगार पर है, जीवन समाप्त होने के कगार पर है। अब आप ज़रा विचार करिए कि 28 साल का एक नवयुवक ये अभी से विचार कर रहा है कि जीवन समाप्ति की ओर है, तो हाउ मच डिप्रेस्ड ही मस्ट हैव बीन इन हिज लाइफ। When will return the glory of your prime? अब याद कर रहे हैं उस समय को जो कभी प्राइम हुआ करता था। क्या वो प्राइम टाइम, क्या वो युवावस्था का समय, क्या वो रंगीनियों का समय, क्या वो कलरफुल टाइम, क्या वो विक्टोरियस टाइम कभी लौटकर आएगा? नो मोर, नेवर मोर। वो समय अब कभी लौटकर नहीं आएगा। जो समय एक बार चला गया वो फिर लौटकर नहीं आता है। तो ये आपका पहला स्टेंजा है जिसमें इन्होंने एक प्रकार का प्रीमोनिशन दिखाया है, एक प्रकार का पूर्वाभास दिखाया है कि सब कुछ समाप्त होने के कगार पर है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द पोएट डाइड 1 year आफ्टर राइटिंग दिस पोएम। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि मानो प्रीमोनिशन यहाँ पर पेश किया गया है। समय को कंपेयर कर रहे हैं कि वो समय था और एक आज का समय है।
कांप उठता हूँ देखकर ये मंजर, और याद कर रहे हैं क्या वो प्राइम टाइम, क्या वो समय कभी लौटकर आएगा। और जवाब भी खुद ही दिया है, ये है पेसिमिस्टिक एटीट्यूड टुवार्ड्स एवरीथिंग। कहते हैं कि अब वो समय कभी लौटकर नहीं आएगा। दूसरा स्टेंजा है, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। ऐसा लगता है कि दिन और रात में से जो खुशी थी वो कहीं मिस हो गई है, कहीं चली गई है। कि यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छा मेटाफर पेश किया है, पर्सोनिफिकेशन भी है, कॉम्बिनेशन है दोनों का। तुलना की है जैसे घोंसला है, घोंसले में पक्षी होता है और जब वो पक्षी उड़ जाता है तो वो घोंसला बिल्कुल वीरान सा रह जाता है। ऐसा ही प्रतीत होता है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। दिन रात में जो खुशी थी, जो समय में खुशी थी, वो कहीं ना कहीं उड़ गई है, चली गई है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। यू कैन से नाउ द लाइफ इज डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस, इज डिवॉइड ऑफ जॉय। अब पूरी तरह से खुशी से वंचित हो चुके हैं। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होड़। स्प्रिंग बसंत होता है, समर और विंटर, हर मौसम में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब कोई खुशी नहीं बची है, सब के सब बूढ़े हो चुके हैं। देखो, होर एक ऐसी कंडीशन होती है जब व्यक्ति इतना बूढ़ा हो जाए कि सब बाल, सब दाढ़ी, मूछें सब सफ़ेद सी हो जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल आपके एक्सपीरियंस से निकाल के बता रहा हूँ। देखिए, हो सकता है आपकी एज में और मेरी एज में जो फ़र्क है उसकी वजह से मुझे अंतर लग रहा हो, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो खुशी त्योहारों की, वो त्यौहार आपका होली हो, दीपावली हो या कोई और त्यौहार हो, जो खुशी अब से 20 साल पहले हुआ करती थी, वो खुशी आज देखने को नहीं मिलती है, न होली में न दीपावली में, है ना। पहले से छुट्टियों का इंतज़ार करते थे कि कब त्यौहार की छुट्टियां होंगी, त्यौहार को मनाते थे बहुत अच्छे से। इसी तरह से मेलों की कंडीशन है कि मेले देखने का बड़ा शौक़ कभी हुआ करता था, लेकिन आज वो रौनक उनमें देखने को नहीं मिलती है। या तो वो चीज़ अपने अंदर नहीं रही कि वो बचपन का शौक़ था, हो सकता है छोटे छोटे बच्चों को वो चीज़ें अब भी अच्छी लगती हों, लेकिन विद दी एडवांसिंग एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ये मेले या त्यौहार बड़े सामान्य से लगने लगते हैं। वो चमक कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, वो चमक कहीं ना कहीं खो जाती है। तो उसी तरह से ये बात कर रहे हैं कि फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होड़, सब के सब मौसम बिल्कुल बदरंग हो चुके हैं। दे आर क्वाइट कलरलेस नाउ, दे आर क्वाइट जॉयलेस नाउ। उनमें कहीं से कहीं तक कोई खुशी नहीं बची है। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, और मेरा हृदय ये दुख से धड़क रहा है, बट विद डिलाइट, यानी कि विदाउट डिलाइट, जिसमें कोई खुशी नहीं बची है। नो मोर अ नेवर मोर, और ये खुशी कभी लौटकर भी नहीं आएगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कविता में वर्ड्स से ज़्यादा कविता का एटमॉस्फेयर, कविता का मूड, इसकी थीम और इसकी जो टोन है वो इम्पॉर्टेंट है। बड़ी छोटी सी पोएम है, लेकिन पूरा भाव जो इसमें दिखाया गया है वो पेसिमिस्टिक है और नोस्टैल्जिक मूड में कविता लिखी गई है। नोस्टैल्जिक, जब व्यक्ति अपने परिवार को याद करता है या जब व्यक्ति अपने अतीत को याद करता है, तो कवि ने यहाँ पर अपने पास्ट को याद किया है और आज की स्थिति को देखकर वो बड़ा डिप्रेस्ड है, बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और ना ही उसे उम्मीद है कि वो खुशी कभी लौटकर आएगी। तो बच्चों, ये छोटी सी पेसिमिस्टिक पोएम है। आइए अब इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है ये इसका सेंट्रल आइडिया। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप ऐसे लिखेंगे, एड्रेसिंग द वर्ल्ड, लाइफ एंड टाइम। समय, संसार और जीवन को संबोधित करते हुए द पोएट आस्क्स व्हेन द ग्लोरी ऑफ दियर प्राइम विल रिटर्न। वो प्रश्न करता है कि इनकी जो युवावस्था थी, इनका जो रौनक का समय था, इनका जो खुशी का और चमक का समय था, जो कलरफुल समय था, वो कब लौट कर आएगा। ही हिमसेल्फ आंसर्स हिज क्वेश्चन, वो अपने आप ही, वो स्वयं ही उस प्रश्न का उत्तर देता है, दैट द ग्लोरी विल नेवर कम बैक, कि वो ग्लोरी अब लौट कर नहीं आने की। देयर इज़ नो हैप्पीनेस लेफ्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई खुशहाली, कोई खुशी नहीं बची है। एंड हिज लाइफ इज़ ऑल्सो डिवॉइड ऑफ जॉय, और उसका जीवन भी पूरी तरह से जॉय, ज़ील और होप से वंचित हो चुका है। जीवन में ना कोई जॉय है,
न झील है, उत्साह उमंग है और ना ही कोई आशा बची है। टाइम ऑल्सो सीम्स टू बी अनप्लीजेंट, समय भी ऐसा लगता है कि उसमें कोई प्लेजर नहीं बचा है और कलरलेस हो चुका है। ऑल द थ्री सीम टू बी ब्रीदिंग दियर लास्ट, तीनों के तीनों यानी लाइफ भी, यानी कि समय भी और संसार भी ऐसा प्रतीत होता है ब्रीदिंग दियर लास्ट, अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि ऐसा लगता है दिस पोइम इज ए प्रीमोनिशन ऑफ हिज अप्रोचिंग डेथ, कि उसकी आने वाली मृत्यु का एक पूर्वाभास है इस कविता में। द वर्ड ऑफ जॉय हैज़ ऑल्सो टेकन फ्लाइट, जो खुशी का परिंदा था, जो खुशी की चिड़िया थी, वो भी उड़ चुकी है आउट ऑफ फाइन वेदर्स, जो मौसम हुआ करते थे उनकी रंगीनियाँ अब उड़ चुकी हैं। एंड नाउ स्प्रिंग, रेन, विंटर, समर, सारे के सारे मौसम, ऑल हैव ग्रोन ओल्ड एंड मोरोस, सब के सब बूढ़े हो चुके हैं, बदरंग हो चुके हैं। देयरफॉर द पोएट्स हार्ट इज ऑल्सो ग्लूमी एंड पार्च्ड अप, और इस तरह से कवि का हृदय भी दुखी है और उदास है। तो बच्चों, ये थी आपकी पोएम ए लेमेंट। अगली पोएम लेकर हम बहुत जल्दी आपके बीच आएंगे। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज हों आपके सब्जेक्ट को लेकर, वीडियो हम लगातार बना रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई विशेष टॉपिक आपकी पसंद का या आपको जिसकी रिक्वायरमेंट हो, आप बताइए, उस पर हम जल्दी से जल्दी वीडियो बना कर लाएंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।